नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और खबर सबसे पहले लखनऊ से, जहां से मुख्यमंत्री के निर्देश सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को निर्देश दिए हैं। टेस्ट ट्रेस ट्रीट के बेहतर नतीजे मिल रहे हैं, संक्रमण दर लगातार कम हो रही है और कोविड टेस्टिंग में प्रदेश में एग्रेसिव नीति अपनाई जाए, मुख्यमंत्री ने कहा है। देश में सर्वाधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश में किए हैं। अब तक 4 करोड़ 51 लाख टेस्ट किए गए हैं। लैब्स की टेस्टिंग क्षमता को और बढ़ाया जाए। तो आपको बता दें कि अब तक 4 करोड़ 51 लाख टेस्ट किए गए हैं। लैब्स की टेस्टिंग क्षमता को और बढ़ाया जाए, मुख्यमंत्री ने ये निर्देश देते हुए वर्तमान में 1,52,725 लोग हैं जो कोविड से ग्रसित हैं। जरूरत के मुताबिक मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। एक भी व्यक्ति का टीकाकरण छूटना नहीं चाहिए, यानी टीका जो अभियान है वो किसी को भी छूटना नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। पीएम केयर्स ने 161 नए ऑक्सीजन प्लांट उस माध्यम से लगेंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। ऑक्सीजन ऑडिट के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कहते हुए ब्लैक फंगस नाम की नई बीमारी भी दिख रही है, इससे बचाव की तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। कुछ जिलों में अवैध शराब से मृत्यु की खबर मिली है, वहीं अवैध शराब की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ये निर्देश देते हुए टीम 9 को रेहड़ी पटरी वालों श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। यानी आज जो बैठक हुई है टीम 9 के साथ, ये वो तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। गौ आश्रम स्थलों पर यानी कि गौ के लिए चारे की व्यवस्था की जाए। तो सीएम योगी ने टीम 9 को निर्देश दिए हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि टेस्ट ट्रेस ट्रीट के बेहतर नतीजे मिल रहे हैं और संक्रमण जो दर है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं कोविड टेस्टिंग में प्रदेश ने एग्रेसिव नीति अपनाई है। देश में सर्वाधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किए हैं, यानी कि अब तक पूरे हिंदुस्तान की अगर बात कर लीजिए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। 4 करोड़ 51 लाख टेस्ट किए गए हैं और इससे भी नहीं, यानी कि और भी अधिक होनी चाहिए। लैब्स की क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक हम टेस्ट कर सकें। और वर्तमान में 1,52,725 वहीं मेडिकल किट को लेकर भी उन्होंने कहा कि हर किसी को ये उपलब्ध कराई जाए जो बीमार हैं। एक भी व्यक्ति का टीकाकरण छूटना नहीं चाहिए, यानी कि टीका हर किसी को लगना अनिवार्य है। कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो। पीएम केयर्स से 161 नए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। मुख्यमंत्री ने ये बात भी कही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सभी कदम उठा रहे हैं और जल्द से जल्द ऑक्सीजन ऑडिट के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक फंगस नाम की जो नई बीमारी दिखी है उससे बचाव के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए। वहीं कुछ जिलों से खबर आई है कि अवैध शराब पीने से लोगों की मौत हुई है और उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए खबर लखनऊ से। आजम खान को ऑक्सीजन की जरूरत थोड़ा कम हुई है। सपा सांसद की स्थिति पर मेदांता निदेशक स्वास्थ्य राकेश कपूर का बयान आया है। आजम खान को 9 तारीख को सीतापुर से मेदांता रेफर किया गया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की स्थिति संतोषजनक है। ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, हमने आईसीयू में शिफ्ट किया। आने वाले 72 घंटे आजम खान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों की टीम लगातार आजम खान के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। तो रामपुर से सांसद आजम खान जो इस वक्त मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और आपको बता दें कि वो कोविड पॉजिटिव भी हैं। सीतापुर जेल में बंद थे, लेकिन उनकी स्थिति जब बिगड़ने लगी तो उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल उनके स्वास्थ्य को लेकर जो मेदांता के जो निदेशक हैं उन्होंने जो कहा है कि अगले 72 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण है और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की स्थिति जो है वो सामान्य है, इस वक्त संतोषजनक है। ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, हमने आईसीयू में शिफ्ट किया। आने वाले 72 घंटे आजम खान के स्वास्थ्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों की टीम लगातार आजम खान के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि आजम खान को ऑक्सीजन की ज़रूरत थोड़ा कम हुई है, यानी कि जो ज़रूरत ऑक्सीजन की पड़ रही थी उसमें अब थोड़ी सी कमी आई है। तो रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान कोरोना पॉजिटिव हैं और वो इस वक्त मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, सीतापुर जेल से उन्हें
9 तारीख को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। लेकिन अगले 72 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके स्वास्थ्य के लिए, ये कहा है मेदांता के निदेशक ने। आजम खान को ऑक्सीजन की जरूरत यानी कि अब जो है थोड़ी सी कम हुई है ऑक्सीजन की जरूरत पहले की अपेक्षा। और वहीं उनके जो बेटे अब्दुल्ला आजम वो भी मेदांता अस्पताल में हैं और उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य है, यानी संतोषजनक है, ये कहते हुए मेदांता के निदेशक। और एस के वाजपेयी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। एस के वाजपेयी, बताइए क्या कुछ जारी किया गया है मेदांता अस्पताल से आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल, प्रत्येक 24 घंटे पर मेदांता लखनऊ की तरफ से आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है। आज भी जारी किया गया, जिसमें मेदांता के निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया है कि फिलहाल उनके आने वाले जो 72 घंटे हैं वो उनके स्वास्थ्य को लेकर निश्चित ही महत्वपूर्ण है और डॉक्टर्स की जो विशेषज्ञों की टीम है वो लगातार उनके स्वास्थ्य पर निगरानी बनाए हुए है। हालांकि आजम खान कोरोना संक्रमित है और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी संक्रमित है। जहां अब्दुल्ला आजम की स्थिति संतोषजनक बताई जा रही, वहीं आजम खान की स्थिति जरूर अभी क्रिटिकल है, क्योंकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए उनको आईसीयू में रखा गया है। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है और निश्चित है कि लगातार उनकी जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी वो जरूर कम हुई है, लेकिन फिलहाल जो उनकी स्थिति है अभी भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है, जिसको लेकर लगातार निगरानी जारी है। जी बिल्कुल, मतलब डॉक्टर क्या कह रहे थे, क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, आजम खान चूंकि मॉडरेट तौर पर उनको कोरोना का संक्रमण है, जैसा कि मेदांता की तरफ से हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है, जिसको लेकर उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगाह रखी जा रही है। उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जब वो भर्ती हुए थे तो सिर्फ 4 kg पर डे थी। अब उनकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ी थी, जिसके बाद उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। तो निश्चित है कि जरूरी यही है कि आने वाले 72 घंटों तक उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाए और इस दौरान डॉक्टर्स ये उम्मीद जता रहे हैं कि वो रिकवर कर लेंगे। अब देखना ये है कि 48 घंटे के बाद क्या नई रिपोर्ट्स आती हैं उनकी। जी बिल्कुल, इसके बाद में जैसे कि आप कह रहे हैं कि 72 घंटे जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑक्सीजन की जो पहले जैसे जितनी ज़रूरत थी उनको वो अब कम कर दी गई है, तो क्या इसका मतलब जो उनका जो स्वास्थ्य है वो लगातार ठीक हो रहा है? बिल्कुल, उनके स्वास्थ्य में पिछले 24 घंटों की अपेक्षा में जरूर सुधार हुआ है। हालांकि ये सुधार संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुधार है, क्योंकि उन्होंने बाहर से फूड भी लिया है, जैसा कि डॉक्टर्स की तरफ से भी बताया गया है, और लगातार डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाहर से चीजें दी जाएं, क्योंकि अभी तक आईसीयू में होने की वजह से वो सारी चीजें बाई इलेक्ट्रिक जो उपकरण हैं उनके माध्यम से ले रहे थे। लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति में पिछले 24 घंटों की अपेक्षा जरूर थोड़ा सा सुधार हुआ है और डॉक्टर उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी स्थिति में और सुधार होगा, जिसको लेकर लगातार निगरानी जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि लखनऊ से खबर है, मेदांता अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया है आजम खान का, और उसमें मेदांता अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि अगले 72 घंटे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि उनकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। आजम खान साहब और उनका पुत्र 9 मई को सीतापुर जेल से हमारे मेदांता लखनऊ में एडमिट किए गए। उनका लड़का पूरा स्वस्थ है। आजम खान साहब जब भर्ती हुए थे तो उस समय उनको मॉडरेट डिजीज थी और वो 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन पे उनका सेचुरेशन मेंटेन हो रहा था और बाइलेटरल लंग में कोविड निमोनिया था। 2 दिन में उनकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जब बढ़ा तो हमें उन्हें आईसीयू में अपनी डॉक्टर्स की टीम की गहन निगरानी में उनको हमने शिफ्ट किया। आज के दिन उनमें थोड़ा सा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हुई है, वो भोजन मुंह से ले रहे हैं, स्टेबल है, परंतु क्योंकि डिजीज अभी सीवियर डिजीज मानी है। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त है। बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों पर एक्शन लिया गया है। पुलिस ने सभी को मौके पर उठक बैठक कराया है। किताबी थाना इलाके में पुलिस ने सजा दी है, यानी कोरोना के कहर को देखते हुए लोगों को बार बार ये आगाह किया जा रहा है कि आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो देखिए ये परिणाम होंगे। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बेवजह
सड़क पर घूमने वाले लोगों को उठक बैठक करवाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये जो स्थिति है वो पूरे उत्तर प्रदेश में अब सख्ती की गई है और सबको ये कह दिया गया है कि अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आपके साथ यही हश्र होगा, यानी पुलिस सख्ती से आपके साथ निपटेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर की तस्वीर है। लॉकडाउन को लेकर पुलिस काफी सख्त है क्योंकि कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। जो आंकड़े हैं उसमें रोज इजाफे हो रहे हैं। हालांकि अब 2-3 दिनों से आंकड़े थोड़े से कम आ रहे हैं, लेकिन उससे आपकी चिंता कम नहीं होती है। और यही वजह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, सख्ती बरती गई है, अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो पुलिस आपको दंडित करेगी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग जो बेवजह घर से बाहर निकले उन्हें उठक बैठक कराते हुए पुलिस नजर आ रही है। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर से है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले 2 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 1 यूनिट A+ प्लाज्मा बरामद हुआ है। फिलहाल 40 से 50 हजार रुपये में प्लाज्मा बेच रहे थे ये आरोपी। जरूरतमंद लोगों को झांसा देकर कालाबाजारी कर रहे थे। बेटा 2 पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस को यह कामयाबी मिली और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि लगातार कोरोना से बचने के लिए लोग परेशान हैं और उसी परेशानी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं, कभी सिलेंडर के नाम पे तो कभी ऑक्सीमीटर के नाम पे तो कभी प्लाज्मा के नाम पर। लेकिन पुलिस लगातार सक्रिय है और इसी जद में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, पुलिस ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो आरोपियों के पास से 1 यूनिट A+ प्लाज्मा बरामद किया गया है। 40 से 50 हजार रुपये में बेचने की तैयारी कर रहे थे आरोपी, लेकिन पुलिस को जब जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत ही इस मामले में कार्रवाई की है। तो बेटा 2 पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और निशांत शर्मा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। निशांत, बताइए कि पुलिस को कैसे ये कामयाबी मिली है और फिलहाल क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपदा काल के समय जो जरूरतमंद हैं उनको लगातार कालाबाजारी की जा रही है। उनके साथ कभी रेमडेसिविर, कभी ऑक्सीजन, तो अब प्लाज्मा के साथ भी कालाबाजारी की जा रही है। वहीं पर यूनिट को 40 से 50 हजार रुपए में ये दोनों युवक बेच रहे थे। वहीं अस्पताल के बाहर सूचना मिली पुलिस को और स्वाट टीम और बीटा 2 थाना पुलिस ने इनको संयुक्त कार्रवाई के समय इनको दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक प्लाज्मा यूनिट बरामद हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तीमारदार हैं, जो मरीज के साथ तीमारदार हैं, उनको लगातार ये ठग रहे थे। झांसे में देकर उनको लोगों को झांसे में देकर लूटा जा रहा था। वही पुलिस को सूचना की मिली थी कि ये कालाबाजारी करने वाले हैं। दोनों युवक को की पहले से ही पुलिस ने प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद अब इनको जेल भेज रही है। जी, कौन है ये लोग? देखिए, ये दोनों जो लोग बताए जा रहे हैं, अब से पहले भी ये दोनों लोग कालाबाजारी कर चुके हैं काफी। और दोनों जो लोग हैं वो जो मेडिसिन विभाग से जुड़े हुए हैं, चिकित्सक विभाग से जुड़े हुए हैं। अभी पुलिस जो है इनके पीछे का इतिहास छानने में लगी हुई है और जल्दी पुलिस का कहना है कि पूरा आपराधिक इतिहास क्या है, क्या इनका स्टेटस है, वो जल्दी जारी किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि ग्रेटर नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। काफी दिनों से ये लोग सक्रिय थे कालाबाजारी को लेकर, लेकिन पुलिस ने छापेमारी की और इसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। खबर प्रयागराज से। स्वरूप रानी मंडलीय चिकित्सालय को मिले 80
वेंटिलेटर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चिकित्सालय को सौंपे हैं। ये वेंटिलेटर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चिकित्सालय को वेंटिलेटर सौंपे हैं। स्वरूप रानी मंडलीय चिकित्सालय को 80 वेंटिलेटर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम खुद ही पहुंचे मौके पर और उसके बाद उन्होंने चिकित्सालय को वेंटिलेटर सौंपे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत वेंटिलेटर की है, ऑक्सीजन की है, आईसीयू बेड की है। और ऐसे में प्रयागराज से खबर है जहां पर कोरोना के खिलाफ जंग में जनता के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अत्याधुनिक मेडिकल मशीन तंत्र से कोरोना को मात देंगे, डिप्टी सीएम ये कहते हुए। स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के तीसरी लहर को मात देने की पूरी तैयारी में जुट गई है। स्वरूप रानी मंडलीय चिकित्सालय को 80 वेंटिलेटर दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद मौके पर पहुंचे, अस्पताल का मुआयना किया और उसके बाद उन्होंने 80 वेंटिलेटर सौंपे हैं। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारे स्वास्थ्यकर्मी विस्तृत रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो कोरोना के खिलाफ जंग में जनता के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और अत्याधुनिक मेडिकल मशीनिंग तंत्र से कोरोना को मात देंगे। स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के तीसरी लहर को मात देने में सक्षम होंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं 80 वेंटिलेटर आज सौंपे गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चिकित्सालय को वेंटिलेटर सौंपे हैं। तो कोरोना के खिलाफ जंग में जनता के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है हर संभव कोरोना को हराने के लिए। मुख्यमंत्री खुद ही मैदान में है, लेकिन उन्होंने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को भी अपने अपने क्षेत्र में खासकर जोर शोर से काम करने को मुझे आने का और यहाँ की स्थितियों का जायजा लेने का, यहाँ की पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने का अवसर मिला है। और आज यह भी एक कहा जाए कि प्रयागराज के लिए, यहाँ की जनता की सेवा के लिए 80 की संख्या में वेंटिलेटर सुपुर्द किए जा रहे हैं, सौंपे जा रहे हैं। और तमाम ऐसी ज़रूरतें हैं जो प्रस्तावित हैं। मैं प्रयागराज वासियों को प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जब से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई है, बहुत कुछ किया गया है और भी बहुत कुछ किया जाना है और बहुत कुछ करेंगे। प्रयागराज सहित प्रदेश के हर जनपद में, नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वह वेंटिलेटर की समस्या हो, चाहे ऑक्सीजन की समस्या हो और चाहे अन्य मैन पावर की समस्या हो, उसके समाधान के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। मेडिकल कॉलेज में मुझे आने का और यहाँ की स्थितियों का जायजा लेने का, यहाँ की पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने का अवसर मिला है। और आज यह भी एक कहा जाए कि प्रयागराज के लिए तो एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में आज 80 वेंटिलेटर उन्होंने सौंपे हैं अस्पताल को। अत्याधुनिक मेडिकल मशीनी तंत्र से कोरोना को मात देंगे और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही है। स्वरूप रानी मंडलीय चिकित्सालय को 80 वेंटिलेटर दिए गए हैं। तो कोरोना के खिलाफ जंग में जनता के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अत्याधुनिक मेडिकल मशीनी तंत्र से कोरोना को मात देंगे और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के जंग से लड़ने के लिए, यानी कि तीसरी लहर को मात देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में जनता के लिए सरकार तैयार। आपको बता दें कि प्रयागराज में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने 80 वेंटिलेटर चिकित्सालय को सौंपे हैं। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस ने तांडव मचा रखा है और इस संक्रमण काल में लोग जहां घरों में कैद हैं, वहीं कई लोग जरूरी कामों के लिए बाहर जा रहे हैं। इस दौरान
वो महामारी के चपेट में ना आए और अपना ख्याल रख सके, इसलिए न्यूज़ वन इंडिया हर दिन विशेषज्ञों को आपसे रूबरू करा रहा है और संक्रमण काल में कैसे बचाया जा सके इसे लेकर तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। आज हमारी खास पेशकश अपना ख्याल रखिएगा में जुड़ रहे हैं फोर्टिस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हमारा कोरोना को लेकर, जिस तरीके से पूरे देश भर में नहीं कि विश्व भर में लोग परेशान हैं, हिंदुस्तान में धीरे धीरे इसका संक्रमण दर कम तो हो रही है लेकिन चिंता कम नहीं है। मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित करें, कैसे बचाएं, आप बताइए। सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कि अगर आप लोग अपने घरों में ही रहें, कम से कम निकलें, मतलब कोशिश ये करें कि घर से ना निकलना पड़े, वर्क फ्रॉम होम करें, और जब तक कि मतलब लाइफ सेविंग प्रॉब्लम ना हो या बहुत अत्यंत इमरजेंसी ना हो तब तक घर से ना निकलें। अगर ऐसा होगा तो संक्रमण लोगों में कम फैलेगा जी। और जब संक्रमण लोगों में कम फैलेगा तो हॉस्पिटल में जाने वाले मरीजों की संख्या कम होगी, और जब वो संख्या कम होगी तो मरीजों की केयर ज्यादा होगी, जिससे उनकी डेथ कम होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बचा पाएंगे। ये जो इफेक्ट अभी हम देख रहे हैं कि थोड़े नंबर कम आए हैं, इसमें दवाओं का रोल कम है बल्कि लॉकडाउन का रोल ज्यादा है। तो जो लोग घरों में बैठने लगे हैं, सरकार लॉकडाउन लगाए ना लगाए वो उसकी मर्जी है, लेकिन लोगों को अपने घरों में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, उन्हें घर पे रहना पड़ेगा। ये पहला स्टेप होता है जी। दूसरा स्टेप, जब भी आप जाएं तो आपके पास कपड़े वाले मास्क, अब एडवाइज नहीं करूंगा, ट्रिपल लेयर के मास्क होने चाहिए जिसमें 3 लेयर होती है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं जी। और ऐसे 2 मास्क ले लें, क्योंकि जो नया वेरिएंट माना जा रहा है आया है उसकी संक्रमण दर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए 2 मास्क लगाएं और मास्क प्रॉपर लगाएं, यानी कि जो इसमें नोज पिन है इसको ऊपर ऐसे लगाएं और पूरा इस तरह से बांधते हुए लगाएं, क्योंकि अगर इसके साइड से हवा जाती रहेगी तो ये इनइफेक्टिव रहेगा। एक तो मास्क से जो प्रोटेक्शन है करीब करीब 90%, 95% के आसपास है। दूसरी चीज, जब भी बाहर जाएं और वापस आएं तो पूरे हाथ आप नहा लें तो बेस्ट है, सोप से, नॉर्मल सोप से नहा लें और कपड़ों को उसी समय वॉश कर लें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके करने से उन्हें फायदा होगा। और अगर किसी को अपने ऊपर जरा सा भी संदेह है, डाउट है कि उसको गले में कोई दिक्कत हो रही है या उसको जुकाम, खांसी कुछ भी लग रहा है, तो घबराने की बजाय वो अपने आप को टेस्ट के लिए आगे बढ़ाए, छुपाने से काम नहीं चलेगा। इसमें जो देखा जा रहा है इस बार में कि ज्यादातर लोगों की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है वो दूसरे हफ्ते में ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक दूसरे सवाल हफ्ते का मतलब जी, एक सवाल जो बार बार अब जहन में उठ रहा है, क्योंकि एक नई चुनौती है सामने में कि जो लोग कोरोना पीड़ित हो रहे हैं और जो इलाज करा रहे हैं, जो दवा खा रहे हैं, उसके बाद ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी आई है। ये बीमारी क्या है और किस स्थिति में ये बीमारी पैदा हो रही है? देखिए, ब्लैक फंगस बीमारी अभी ज्यादा होने लगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीमार हो रहे हैं वो डायबिटिक हैं। ये समझ लीजिए कि जो नॉन डायबिटिक लोग हैं उसमें ब्लैक फंगस के चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। ब्लैक फंगस बीमारी यूजुअली डायबिटीज में होती है और इसमें जब हम स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड खाते भी हैं, स्टेरॉइड को हम नेबुलाइजेशन में भी लेते हैं, तो ये कुछ फैक्टर हैं। और इस वायरस की वजह से जो इम्यूनिटी थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज होती है उसकी वजह से ब्लैक फंगस बीमारी ग्रो करती है। बेसिकली नेजोफेरिंक्स, आंख के आसपास, नाक के आसपास ये ग्रो करता है और ये बड़ी डेडली बीमारी होती है। तो अगर ये, इसके लिए अभी घबराने की जरूरत नहीं, बट जो डायबिटिक वाले लोग हैं उनको खास ख्याल रखना है और अपने डॉक्टर के टच में रहना है। जी चलिए, बहुत ब्लैक फंगस नाम से डरने की बजाय। जी चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय थोड़ा सा कम है, आपसे बहुत बातें करनी थी लेकिन वक्त के अभाव में हम जनता को बहुत कुछ नहीं बता पा रहे हैं। चलिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप ध्यान रखें, डॉक्टर साहब ने एक बात जो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक कही है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि बिना काम के आप घर से बाहर ना निकले अगर आप कोरोना को हराना चाहते हैं तो। फिलहाल इतना ही।